अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री इसमें आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इनकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और उन्हीं कंडीशंस पर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। तो आज का टॉपिक जो है ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल से और ग्राफ से। तो इसमें जो है वो पहला हिस्सा है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसको एक मिसाल की मदद से उसकी वजाहत करनी है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके नतीजे में प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं कि इसमें रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ जाने का मतलब ये है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल है। इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जब कुछ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो उसके बाद ये प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड बनी और हाइड्रोजन आयोडाइड वापस हाइड्रोजन में और आयोडीन में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। जिस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड इन्हीं कंडीशंस पर ब्रेक हुई, उसके नतीजे में हाइड्रोजन और आयोडीन पैदा हुई। तो ये रिवर्स रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का मजमूआ होता है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और वही प्रोडक्ट जब वापस रिएक्टेंट में चेंज होते हैं तो उसको रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है ये चलता रहता है और कुछ देर में इसमें इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसको अलग लिखते हैं, रिवर्स रिएक्शन को फिर दोबारा से अलग लिख रहे होते हैं, लेकिन असल में जो है ये रिएक्शन एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा होता है। स्टार्ट में रिएक्टेंट की मिकदार मैक्सिमम होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनकी मिकदार बढ़ने लगती है, तो फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम दो रिएक्शंस को अलग अलग लिखें, फॉरवर्ड को अलग लिखें, रिवर्स को अलग लिखें, तो हम एक ही रिएक्शन लिखते हैं और उसके दरमियान में जो एरो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की सिंबल यानी डबल एरो लगा देते हैं। इस तरह ये रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करता है। इसमें ऊपर वाला एरो जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को जाहिर करता है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और जो नीचे वाला एरो है वो रिवर्स रिएक्शन को जाहिर करता है, यानी जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। और दोनों मिलकर यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो सिर्फ हो रहा होता है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट्स मौजूद हों। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट कभी मौजूद नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट्स की मिकदार में इजाफा होगा। जैसे ही प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा होगा वो वापस रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होती है, रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार सुस्त या कम होती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार में जो है वो कमी होती है, रिवर्स रिएक्शन की मिकदार में इजाफा होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार दोनों बराबर हो जाती हैं। तो जब दोनों रफ्तारें बराबर हो जाएं यानी फॉरवर्ड और रिवर्स जब बराबर हो जाए तो इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह तवाज़ुन कायम हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर जो है वो फ्लास्क के अंदर आयोडीन है और हाइड्रोजन है और ऊपर से इसको बंद किया गया। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी। जब हाइड्रोजन आयोडाइड काफ़ी मिकदार में बन चुकी होगी तो ये वापस जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह कुछ देर में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी और इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, या इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफ की मदद से वजाहत इसकी करनी है।
तो ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये जो है इसमें एक्स एक्सिस, इसमें हम टाइम को कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो है जो 0 टाइम है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, उसके बाद 10 मिनट्स 20 और इसी तरह जो है 100 मिनट्स तक ये टाइम है। और ये वाई एक्सिस है, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की रफ्तार, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में तब्दील होने की रफ्तार और इसी तरह प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में तब्दील होने की रफ्तार, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब 0 टाइम है, 0 टाइम का मतलब यह है कि अभी हमने प्रिपरेशन की है, एक फ्लास्क है, उसके अंदर हाइड्रोजन भी ऐड कर दी है और आयोडीन भी ऐड कर दी है, उसको स्टॉपर की मदद से बंद कर दिया है। जैसे ही हम उसको हीट करना शुरू करेंगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। हीट करने से पहले 0 टाइम है, जैसे ही हमने जो है वो उसको हीट देना शुरू की टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जब टाइम स्टार्ट होगा तो उस वक्त फ्लास्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद हैं। जब रिएक्टेंट मौजूद हैं तो उसके नतीजे में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अभी उसमें 0 टाइम पर 100% रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अभी नहीं बना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के ऊपर। तो रिएक्टेंट की मिकदार मैक्सिमम है, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और यहां से स्टार्ट होता है, यानी मैक्सिमम है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसमें कमी वाक़ई होगी। कमी वाक़ई इसलिए होगी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट में चेंज होना है, टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की मिकदार में कमी हो रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कमी वाक़ई होगी। दूसरी तरफ 0 टाइम पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन 0 है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर जिन्होंने रिएक्टेंट में चेंज होना है। तो 0 टाइम पर अभी प्रोडक्ट 0 है, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन 0 है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में इजाफा होगा, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा होगा। उसी प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट में चेंज होना है। जैसे जैसे प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा होगा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में इजाफा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स ने ही रिएक्टेंट में चेंज होना है। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह 0 टाइम पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन 0 है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा प्रोडक्ट्स बनेंगे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है उसमें इजाफा होगा। तो इस तरह जब हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है और वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कमी वाक़ई हो रही है, और इसी तरह रिवर्स रिएक्शन 0 है और टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी रफ्तार में इजाफा हो रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा हत्ता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी और दोनों की जो लाइंस हैं यहाँ पर आकर मैच कर जाएंगी। तो ये वाली स्टेज जो है इसको कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये वो स्टेज है जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की रफ्तारें बराबर हो जाती हैं। तो ये है एक्सप्लेनेशन विद ग्राफ। तो इसमें जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो आंसर आपने याद करना है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 है, उसका लास्ट पैराग्राफ यहाँ से है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। लेट अस डिस्कस, यहाँ से शुरू करेंगे और पेज नंबर 3 जो है उसमें जो डायग्राम है यहाँ तक ये है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। उसके बाद पेज नंबर 5 यहाँ पर है एक्सप्लेनेशन विद ग्राफ। तो पेज नंबर 5 का फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ तक ये है एक्सप्लेनेशन विद ग्राफ। तो ये दो जगहों से मिलकर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। यही आपने याद करना है और लिखकर सबमिट करना है। अस्सलामु अलैकुम।